इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में। तो पूरी हिस्ट्री जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल को क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो दोस्तों, ये श्रीलंकन सिविल वॉर 26 सालों तक चला श्रीलंका के देश में, जिसमें एक तरफ थे एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसकी बात मैंने एक और वीडियो में कर रखी है, तो उसको देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। और दूसरी तरफ थे श्रीलंकन गवर्नमेंट। 2009 में एलटीटी को हरा के श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये सिविल वॉर ख़त्म किया। अब सिविल वॉर के बारे में और जानकारी के लिए हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो श्रीलंका में मेनली दो कम्युनिटी हैं, एक है तमिल्स और एक है सिन्हालीस। तो तमिल लोग जो हैं वो नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं कंट्री के, सिन्हालीस साउथ और सेंट्रल रीजन में रहते हैं। तमिल्स जो हैं वो रिलीजियन से हिंदू हैं और सिन्हालीस बुद्धिस्ट हैं। तमिल्स की लैंग्वेज है तमिल और सिन्हालीस की सिन्हाला। तमिल की जो पॉपुलेशन है वो 15% है, वो माइनॉरिटी में आते हैं, और श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी में सिन्हालीस लोग आते हैं। तो ये हमने एथनिसिटी समझ ली। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ब्रिटिशर्स से। वही जो इंडिया में भी प्रॉब्लम करके गए, इसराइल पैलेस्टाइन में भी प्रॉब्लम करके गए, वही श्रीलंका में करके गए। तो ब्रिटिश टाइम के दौरान क्या हो रहा था कि जब श्रीलंका ब्रिटिश कॉलोनी था तो वहाँ पे तमिल लोग एजुकेशन में ज़्यादा थे। तमिल लोग पढ़े लिखे थे और गवर्नमेंट जॉब में भी इसीलिए वो सबसे आगे थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते थे। तो सिविल सर्विसेज और जो भी हायर और लोअर पोस्ट होती थी उसके अंदर मेनली तमिल लोग होते थे। और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी तो है ही डिवाइड एंड रूल, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी था वहाँ पे। तो ये इसने जब श्रीलंका आज़ाद हुआ उसके बाद काफ़ी टेंशन क्रिएट की। जैसे कि जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शुरू करी गई। तो अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट आएगी वो लॉ बना सकती है, वो सारे काम कर सकती है। तो अब जिस कंट्री में जो पॉपुलेशन मेजोरिटी में नहीं है वो तो कभी सरकार बना ही नहीं सकती। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने एमपी हो जाएंगे तमिल्स के, 10% 15%। तो यही प्रॉब्लम था कि तमिल लोग कभी मेजोरिटी सिस्टम में आ ही नहीं पा रहे थे। और सिन्हाला अब उल्टा हो गया, क्योंकि पहले तमिल लोग सरकारी महकमे में ज़्यादा थे, अब सिन्हालीस लोगों की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने इन सारी चीज़ को उलट करना शुरू किया। तो जैसे सिन्हाला लोग कम थे एजुकेशन के अंदर और जॉब के अंदर, तो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आई गवर्नमेंट कि सिन्हालीस लोगों को फ़ायदा हो। जैसे सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया 1956 में, तो इसकी वजह से तमिल लोगों को ज़्यादा रिज़ाइन करना पड़ा। पहले जॉब में इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल थी, तो वहाँ पे अब तमिल आदमी कैसे अचानक से एक ही दिन में सिन्हाला लैंग्वेज सीख सकता है। तो तमिल लोगों को रिज़ाइन करना पड़ा, काफ़ी जॉब लॉस हुआ तमिल लोगों को। इसकी वजह से उनके अंदर एक थोड़ा सा दोनों कम्युनिटी के बीच में टकराव होना शुरू हो गया था। अब कॉलेज एजुकेशन में भी, क्योंकि तमिल्स पढ़े लिखे थे, हायर एजुकेशन ज़्यादा लेते थे, तो कॉलेज के अंदर भी वही लोग ज़्यादा होते थे। तो अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि इनका जो एडमिशन है कॉलेजेस में उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई। तमिल मीडिया और लिटरेचर पर बैन लगा दिया। तो अब यहाँ से जब ये सारी पॉलिसीज़ आई तो दो पक्ष हो गए, तमिल और सिन्हालीस। तो इनके बीच में पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि हमको हमारा दर्जा मिलना चाहिए, हमको हमारे हक मिलने चाहिए। तो इसी बीच क्या है, छुटपुट दंगे होते रहते थे। 1956, 1958, 77, 83 में ऐसे दंगे होते रहते थे जो दोनों कम्युनिटी के बीच में हो जाया करते थे आए दिन। जिसमें से एक है कि जाफना पब्लिक लाइब्रेरी में आग लगा दी थी सिन्हालीस लोगों ने। सिन्हालीस लोग मॉब लिंचिंग कर दिया करते थे तमिल लोगों की, तो इससे दंगे भड़क जाते थे। तो इन सारी चीज़ों में, डिस्क्रिमिनेटरीज पॉलिसीज़ में लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया। जो तमिल लोग थे उन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए 1970 के दशक के आसपास। काफ़ी ग्रुप्स खड़े हुए वहाँ पे, 20 से लेकर 25 ग्रुप्स वहाँ पे खड़े हुए। एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है जिसका नाम है एलटीटी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, जो इनमें से एक था। दूसरी तरफ तमिल नेशनल अलायंस भी था जो पॉलिटिकली इस चीज़ को शॉर्ट आउट करना चाहता था। जो जाफना का एरिया है वो आता है नॉर्थ श्रीलंका में, जो तमिल लोगों के मेजोरिटी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाफना लाइब्रेरी में आग लगा दी। तो उसके बाद रिटर्न फेवर में क्या किया गया कि 13 श्रीलंकन आर्मी के सोल्जर को एलटीटी ने मार दिया। तो इसकी वजह से दंगे भड़क गए और कम से कम 3000 जो तमिलियंस थे वो दंगे का शिकार हो गए। तो इसकी वजह से जो वॉर है वो शुरू हो गई। अब इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट कैसा था? 1983 से 88 के बीच में 4 साल तक इंडियन गवर्नमेंट तमिल आर्म फोर्सेस जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते थी, वो इन एलटीटी जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे। और हमारे तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी तमिल लोगों के साथ फेवर में थी,
क्योंकि उनका कल्चरल टाइज होता है, वो सब होता है। इसकी वजह से इंडिया 4 साल तक एलटीटी के साथ था, गवर्नमेंट के साथ नहीं था। फिर उसके बाद इंडिया और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक पीस अकॉर्ड साइन किया। उसमें बातचीत हुई कि भाई आप हमारा साथ दो, उनका साथ मत दो। तो इसमें इंडिया ने कुछ 4 जो उनको सजेशन दिए कि आप ये करिए। तो उसमें लिखा गया था कि कंसेशन दीजिए तमिल्स को, उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कीजिए, पावर को प्रोविजंस यानी राज्य जो सरकारें हैं उनको ज़्यादा दीजिए, नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविज़न को कंबाइन कर दिया दीजिए जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ तमिल्स रहते हैं, और इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स आपके वहाँ भेजी जाएगी। 1 लाख सैनिक गए थे हमारे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में। जो पीस कीपिंग फोर्स का जो ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन पवन। यहाँ पर जो एलटीटी थी उसको ये मंजूर नहीं था, तो एलटीटी ने फिर इसकी वजह से दंगे भड़का दिए। वो जंगल में रह के वहाँ पे हमला करते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने फिर दंगे भड़काए और 1990 में श्रीलंकन गवर्नमेंट को बोला कि इंडियन गवर्नमेंट को बोलो कि ये जो पीस कीपिंग फोर्स की आर्मी आई है उसको वापस खींच ले। अब 1991 में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे जिसमें राजीव गांधी शायद वापस जीत जाते, तो ये डर था एलटीटी वालों को, तो उन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन करवा दिया। अब उसके बाद ये तो करवा दिया, फिर इंडिया पूरी फुल सपोर्ट में आ गई श्रीलंकन गवर्नमेंट के और उनसे पूरा सपोर्ट खींच लिया। अब उसके बाद बहुत सारी पीस डील की बातचीत हुई एलटीटी और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में, पर कभी भी ये पूरी नहीं हो पाई क्योंकि एलटीटी को कभी पीस अकॉर्ड साइन ही नहीं करना था, कभी उनको शांति चाहिए ही नहीं थी, उनको चाहिए था एक पूरा अलग देश। अब 1990 के दशक के बाद आ जाता है 2000 का दशक। तो उस टाइम पे क्या हो गया, 9/11 हमला हो गया यूएसए पे। तो अब यूएसए बहुत गुस्से में। अब यूएसए बोलता है कि हम जो भी पूरी दुनिया में आतंकवादी हैं उनके खिलाफ हम खड़े होंगे। तो अमेरिका ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया और नॉर्वे जो कंट्री है उसने भी पीस प्रोसेस शुरू की 2002 में। तो इन दोनों तरफ के प्रेशर की वजह से सीज़ फायर अग्रीमेंट हुआ एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें यह था कि फेडरल सॉल्यूशन लाया जाएगा कि 2 टाइप की गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक प्रोविजन गवर्नमेंट होगी। जैसे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वैसे ही तो इसमें स्टेट्स को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाएगा। हाँ, 2004 में एलटीटी में मेजर स्प्लिट आ गया। जो करुणा नाम के उनके जो कमांडर थे उन्होंने एलटीटी का साथ छोड़ दिया, अब उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद 2004 में ही सुनामी आ जाती है श्रीलंका में जिसमें 35,000 लोग मारे गए थे। अब उस सुनामी की वजह से क्या होता है कि जो भी एड और जो मदद आती है वो एलटीटी कहती है कि आप हमारे जो तमिल मेजोरिटी एरिया है वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे गवर्नमेंट को, और ये बहाना देके फिर से वहाँ पे वॉर शुरू कर देते हैं। अब इलम वॉर 4 होता है, लास्ट वाला वॉर होता है जिसमें इस टाइम पे प्रेसिडेंट होता है महिंदा राजपक्षा। 2005 में क्या होता है कि एलटीटी फिर से अपने जो लड़ाई के दौरान फॉरेन मिनिस्टर को मार देते हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर तमिल ही थे। अब ये कभी कभी जो अपने तमिल लिबरल्स होते हैं उनको भी मार देते हैं कि जो गवर्नमेंट के पक्ष से बात करने की कोशिश करते हैं उनको भी मार देते हैं। फिर वापस से दंगे भड़क गए बहुत सारे, और मई 2009 में क्या हुआ कि श्रीलंकन आर्मी ने फुल फ्लेज वॉर करके जो एलटीटी के फाइटर्स थे उनको मार डाला, और इसी लड़ाई में प्रभाकरन जो लीडर था वो भी मारा गया। इसकी वजह से पूरा ये जो सिविल वॉर है इसका एंड हुआ। अब सिविल वॉर एंड होने के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया जिसका नाम था लेसन्स लर्नड एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। तो इसमें क्या है कि जो वॉर क्राइम्स हुए थे लास्ट वाली वॉर में 2009 में, उसमें ऐसा था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जब ये लड़ाई शुरू की एलटीटी के साथ, तो एलटीटी जो वहाँ पे लोग थे उनको जाने नहीं देना चाह रही थी। वो उनको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज़ कर रही थी श्रीलंकन आर्मी के सामने, और श्रीलंकन आर्मी ने भी इसका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा और एलटीटी को वो उनके साथ वॉर करते गए। तो इसके वजह से सिविलियंस जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में मारे गए इन दोनों क्लैशेस में, जिसमें माना जाता है कि 1 लाख सिविलियन लोगों की मौत हो गई इस सिविल वॉर के एंड में। ये काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि श्रीलंका की पॉपुलेशन भी इतनी सारी नहीं है। तो इस वाले जो टॉपिक पे श्रीलंकन आर्मी की बड़ी बदनामी भी हुई कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए और उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स जो भी केसेस हैं यूएन में वो सारे पेंडिंग है। अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में ये थी पूरी हिस्ट्री श्रीलंकन सिविल वॉर की। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।